नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के एक और महान शिक्षा केंद्र पर बात करेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अक्सर नालंदा की बात ज्यादा होती है, पर विक्रमशिला का अपना एक अलग ही महत्व रहा है। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमारे पास सुजीत सिंह का एक शोध है, विक्रमशिला, ज्ञान और विनाश का प्राचीन केंद्र। तो आज इसी के जरिए हम इसकी कहानी में थोड़ा गहरा उतरेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे समझने की कि ये क्यों बना, क्या इसकी पहचान थी, खासकर वो वज्रयान बौद्ध धर्म वाली बात, बिल्कुल और फिर इसका अंत कैसे हुआ। सही। हमारा मकसद यही है कि इसकी पूरी यात्रा को देखें, बनने से लेकर इसके दुखद अंत तक। और वो जो शुरुआती बात है कि क्या ये सच में नालंदा की कथित गिरावट के जवाब में बना था और तांत्रिक विद्या का केंद्र, ये थोड़ा दिलचस्प लगता है। हाँ, स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं। देखिए, पाल वंश के राजा थे धर्मपाल। उन्होंने इसे बसाया करीब 8वीं सदी के आखिर में या 9वीं की शुरुआत में। अच्छा। और जगह थी आज के बिहार में भागलपुर के पास, अंत्यचक गांव है ना, वहीं पर। और नालंदा वाला एंगल, हाँ, वो एक मजबूत संभावना मानी जाती है। मतलब एक धारणा थी कि शायद नालंदा की शिक्षा की गुणवत्ता में कुछ कमी आ रही थी। पर यह भी हो सकता है कि पाल शासक वो वज्रयान शाखा को खास बढ़ावा देना चाहते थे। तो मतलब ये सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव नहीं था, बल्कि एक खास फोकस के साथ बनाया गया था। हाँ, कह सकते हैं। पाल काल में नालंदा और विक्रमशिला दोनों ही बड़े नाम थे, लेकिन विक्रमशिला की अपनी एक अलग पहचान बनी। वो पहचान क्या थी फिर? वज्रयान? मुख्यतः वही बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा, जिसमें तंत्र, मंत्र, प्रतीक, इन सब पर ज्यादा जोर होता है। तो विक्रमशिला इसका क्या कहते हैं, गढ़ बन गया। इसी वजह से इसे तांत्रिक विद्याओं का केंद्र भी कहा गया। पर ऐसा भी नहीं कि सिर्फ यही था। अच्छा, और क्या क्या था? अरे बहुत कुछ था। धर्मशास्त्र, दर्शन, व्याकरण, तत्वमीमांसा मतलब मेटाफिजिक्स, फिर न्याय, तर्कशास्त्र, ये सब विषय भी पूरी गहराई से पढ़ाए जाते थे। और सुना है कि ये बहुत बड़ा था, मतलब फिजिकली भी। हाँ, बिल्कुल। करीब 160 विहार थे, मतलब मठ, और 100 के आसपास शिक्षक थे। सोचिए कितना बड़ा परिसर रहा होगा। गजब, एक पूरा शहर ही समझिए। और छात्र कहाँ से आते थे? सिर्फ भारत से? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति थी इसकी। दूर दूर से छात्र आते थे। तिब्बत से तो बहुत आते थे। तिब्बत से? हाँ, और यहीं से एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा है, अतीश दीपंकर श्रीज्ञान। वो पहले यहाँ छात्र थे, फिर यहीं आचार्य बने। अतीश दीपंकर, मैंने सुना है नाम। हाँ, बहुत बड़े विद्वान। वो बाद में तिब्बत गए और वहाँ बौद्ध धर्म को मतलब एक तरह से पुनर्जीवित करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। आज भी तिब्बती बौद्ध धर्म पर उनका गहरा प्रभाव है। वाह, तो ये तो एक ग्लोबल कनेक्शन हो गया। लेकिन फिर इतना बड़ा केंद्र, इतनी शोहरत, इसका अंत कैसे हुआ? 13वीं सदी में। हाँ, दुखद अंत हुआ इसका। लगभग 1203 ईस्वी के आसपास बख्तियार खिलजी का नाम आता है। खिलजी? जिसने नालंदा को भी, उसी ने। स्रोत बताते हैं कि उसने विक्रमशिला पर हमला किया और शायद उसे ये गलत फहमी हुई कि ये कोई किला है, कोई फौजी अड्डा है। सिर्फ एक गलत फहमी? ऐसा कहा जाता है, लेकिन नतीजा बहुत भयानक था। उसने इमारतों को तोड़ा, वहां जो भिक्षु थे उनका कत्लेआम किया। हे भगवान! और जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो था वहां की लाइब्रेरी का। एक विशाल पुस्तकालय था, कहते हैं हजारों पांडुलिपियां थीं, उसे जला दिया गया। ज्ञान का ऐसा विनाश सोचकर भी बुरा लगता है। इसका असर क्या हुआ होगा फिर? असर तो बहुत गहरा पड़ा। तात्कालिक तो यही कि एक जीता जागता फलता फूलता ज्ञान का केंद्र एकदम से खत्म हो गया। और दूर तक? दूरगामी असर ये हुआ कि भारत में बौद्ध धर्म, जो पहले से ही ढलान पर था, उसको एक और बड़ा झटका लगा। नालंदा गया, फिर विक्रमशिला, तो बौद्धिक परंपरा की कमर ही टूट गई, समझिए। हाँ, ये सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं था, ये तो ज्ञान की पूरी एक नदी का सूख जाना था। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये थी विक्रमशिला की कहानी। कैसे ये एक खास पहचान के साथ उभरा, वज्रयान का केंद्र बना, दुनिया भर में नाम कमाया। और फिर कैसे एक आक्रमण ने सब कुछ खत्म कर दिया। हाँ, आज तो वहां बस खंडहर ही बचे हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि कभी यहाँ क्या रौनक रही होगी। अच्छी बात यह है कि बिहार सरकार अब कुछ कोशिश कर रही है इसके संरक्षण की। ये जरूरी भी है। विक्रमशिला की कहानी हमें ये भी तो सिखाती है कि ज्ञान और संस्कृति कितने नाजुक हो सकते हैं। सदियां लगती हैं बनाने में और मिटाने में पल भर। बिल्कुल। और यहीं से शायद आज का हमारा सोचने वाला सवाल भी निकलता है। हाँ, कि जब हम विक्रमशिला और नालंदा जैसे ज्ञान के इन महान केंद्रों के विनाश के बारे में सोचते हैं, तो इतिहास में ज्ञान की इस भंगुरता, इस फ्रेजिलिटी से हम क्या सीखते हैं?
और आज के समय में ये हमें अपनी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को बचाने के लिए कितना ज़्यादा सचेत और तत्पर रहने की ज़रूरत महसूस कराता है, इस पर सोचना चाहिए।